नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो अब तक हमने जो है पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि इंदिरा गांधी जो है 1984 में उनकी हत्या कर दी गई। तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो कांग्रेस है उसने कैसे अपनी सरकार संभाली और कैसे जो है पहली बार कांग्रेस प्रणाली जो है 1990 के दशक में आकर ख़त्म होगी। ठीक है, तो 1984 में इंदिरा गांधी जो हैं उनकी मृत्यु हुई, उनकी हत्या हुई। तो उसके बाद उनके जो बेटे थे राजीव गांधी, तो राजीव गांधी जो है वो सत्ता में आए। अब इंदिरा गांधी की जो डेथ हुई थी उससे इतनी सहानुभूति बढ़ गई थी लोगों में इंदिरा गांधी के लिए। जब उनके बेटे राजीव गांधी इस पद के लिए खड़े हुए तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दी राजीव गांधी को और कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में आई। तो 1984 के इलेक्शंस में जो है राजीव गांधी हैं वो बड़े ही बहुमत के साथ पार्टी में आए थे, बड़े ही बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई। तो 84 के बाद किसका शासन चलेगा भारत पे, कौन प्रधानमंत्री है भारत के, वो है राजीव गांधी। अब राजीव गांधी के बाद अब ऐसा टाइम आएगा कि कांग्रेस जो है उसका राज जो चल रहा था अब तक, यानी कि वो बार बार जो जीतती आ रही थी अब तक, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब टाइम आया है 1989 का। क्या टाइम है? 1989। इस डेट को याद कर लो। ये वो साल है जब कांग्रेस प्रणाली ख़त्म होगी, यानी कि कांग्रेस का जो अब तक दबदबा था देश में वो ख़त्म हो जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस को 197 वोट मिले, सिर्फ 200 से नीचे वोट कांग्रेस को पहली बार मिली थी ज़िंदगी में आज तक। यानी कि 1947 से लेकर अब तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ था और वो हुआ था 1989 1989 में। कब हुआ है? 1989 में। तो 1989 में कांग्रेस जो है उसको बहुमत नहीं मिला और उसकी जो सरकार है वो बिल्कुल बिखरी हुई सरकार बनी। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि जो कांग्रेस प्रणाली ख़त्म हुई है उसके ख़त्म होने के बाद कौन कौन सी और पार्टियां हैं जो सरकार बनाने लगी और क्या क्या चेंजेस भारतीय राजनीति में हुए। कुछ टॉपिक्स अब की बार हमारे इस चैप्टर से डिलीटेड भी हैं, तो मैंने उन सभी टॉपिक्स को देखा है और मैं सिर्फ आपको वही बातें पढ़ाने वाला हूँ जो अब की बार टर्म 2 में आपके सिलेबस में आने वाली हैं। तो अब तक कुछ हमें पुरानी चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उन्हें पढ़े बिना हम आगे का चैप्टर नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ कि क्या क्या 1989 के बाद हुआ। तो चैप्टर का नाम ही यही है कि क्या क्या बदलाव हुए हैं 1989 के बाद। तो सबसे पहला बदलाव आपने समझ लिया, वो है कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। यानी कि जो कांग्रेस आज तक इतने ज़्यादा वोटों से जीतती आ रही थी वो अब ऐसे बड़े लेवल पे अपनी सरकार नहीं बना पा रही है, बिल्कुल उसका प्रभुत्व खत्म हो गया और नई नई पार्टियां अब सरकार बना रही हैं, चाहे वो गठबंधन से बना रही हो या किसी भी चीज़ से, पर कांग्रेस की सरकार हट चुकी है 1989 में और जो है दूसरी पार्टियों की सरकार आई है। तो किस किस की सरकार आएगी वो मैं आगे आपको एक पूरी वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, वही हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी पार्टी आई 1990 के पूरे दशक में, 1989 से लेकर पूरे आज तक की हम देखेंगे 2022 तक। ठीक है, तो अब हमें पता चला कि 1989 के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व नहीं रहा। ठीक है, पहला पॉइंट यही है कि 1989 के बाद जो बदलाव हुआ वो है कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। अब दूसरा चेंज जो हुआ वो ये हुआ कि कांग्रेस की तो समाप्ति हो गई, ठीक है, पर अब उसके बाद जो छोटी छोटी पार्टियां थी क्या वो बहुमत में थी? जी नहीं, वो भी बहुमत में नहीं थी। इसीलिए कई छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर क्या किया, अपने गठबंधन की सरकार बनाना शुरू किया। तो जो पूरा 1990 का दशक है वो गठबंधन का युग है। तो गठबंधन का युग होने का मतलब ये है कि किसी की भी पूरे तरीके से वोट नहीं आ रही हैं, सब अपनी मिल कर सरकार बना रहे हैं। तो दूसरा बड़ा चेंज ये हुआ कि गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई भारत में। पहले ऐसा नहीं होता था, एक दल ही जीतता था। गठबंधन होते थे छोटे लेवल पे होते थे, बड़े लेवल पे नहीं होते थे, पर 1990 के दशक में गठबंधन बड़े लेवल पे होने लगे। तो दो बड़े चेंजेस हुए। क्या क्या? पहला, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति, यानी कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो अब नहीं रहा है, दूसरी पार्टी इलेक्शंस में जीतने लगी। दूसरा रहा, गठबंधन का दौर शुरू हुआ। तीसरा जो बदलाव आया 1990 के दशक में यानी 1989 के बाद, वो ये आया कि भारत ने नई आर्थिक नीति को लागू किया। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि भारत जो पहले विदेशों से ज़्यादा व्यापार नहीं करता था, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एक पॉलिसी अपनाई। उस पॉलिसी में 3 मेन पॉइंट्स थे।
पहला है लिबराइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। तो लिबराइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। यानी कि भारत ने पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले और पूरी दुनिया के देशों को उन्होंने बुलावा दिया, या हम कह सकते हैं उन्हें करों में छूट दी या कुछ भी किया, टैक्स सिस्टम कम किया अपना, और मतलब दूसरे देशों को मौका दिया कि वो भारत में आकर अपनी कंपनियां लगा सकें। इससे क्या हुआ, भारत में एकदम से बहुत बड़े चेंजेस हुए। अब तक जो भारत की इकोनॉमी थी वो क्या थी, एक एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड थी सिर्फ, ठीक है, गांव वाली इकोनॉमी थी, ज़्यादा बड़े उद्योग धंधे नहीं थे भारत में, दूसरे देशों की कंपनियां नहीं थी भारत में, विदेशी जो करेंसी है वो कम आ रही थी भारत में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हमने पढ़ा है पहले के चैप्टर्स में। तो 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति लागू की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, वो उस टाइम पे हुआ करते थे मंत्री, वित्त मंत्री, उनकी डिज़ाइन की हुई थी ये। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डिज़ाइन की थी हमारी 1991 की जो आर्थिक नीति है, जिसका नाम है LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो समझ गए आप तीनों चीज़ों का मतलब। लिबराइजेशन मतलब उदारीकरण, यानी कि नई नई कंपनियों को छूट दी जाएगी, सरकार जो है वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेगी कंपनियों पे, उदार रहेगी उनके प्रति। प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट कंपनियों को छूट देना। ग्लोबलाइजेशन इसका मतलब होता है दुनिया से जुड़ना। ठीक है, हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड वाली बुक में। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरी दुनिया का आपस में जुड़ना, ग्लोब का एक हो जाना। आज आप देखते हो ना कि इंटरनेट, अभी आप यूट्यूब चला रहे हो, कहाँ का है, अमेरिका का है, चला रहे हो ना अपने देश में, इंटरनेट चला रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, थोड़ी देर में कुछ और देखोगे, कभी गाने सुनोगे, कभी कुछ करोगे, अभी जस्टिन बीबर चला लोगे, कभी कुछ कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ग्लोबलाइजेशन ही तो है। भारत का एक आदमी गूगल को चला रहा है, वहाँ बैठ के, सुंदर पिचाई का नाम आपको पता ही है। तो ग्लोबलाइजेशन ही तो ये चीज़ ही है। भारत का आदमी कहाँ नौकरी कर रहा है, अमेरिका में, और CEO बना किसका, गूगल का। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन के। आज हम हमारी ज़िंदगी का हर एक पल किससे घिरा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन से। ये चीज़ शुरू हुई थी भारत में 1990 के बाद, ठीक है, जो हमने नई आर्थिक पॉलिसी अपनाई 1991 वाली। ठीक है, तो 3 बड़े चेंजेस अब तक हमने पढ़े। पहला, कांग्रेस की प्रणाली की समाप्ति, दूसरा गठबंधन की राजनीति की शुरुआत, तीसरा हमने क्या पढ़ा है, बताओ, खुद ही बताओ, लिख के कमेंट में लिख दो क्या पढ़ा है। ठीक है, फोर्थ, मंडल मुद्दा। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है मंडल मुद्दा। मंडल मुद्दा क्या है, जो 1989 के बाद जो सरकार आई थी उसने मंडल मुद्दे को उठाया और उसको लागू किया। अब मंडल मुद्दे का मतलब है OBC का आरक्षण। OBC आपको पता है जो हमारी कैटेगरी होती हैं, जनरल, OBC, SC ST, तो उसमें जो OBC है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको जो आरक्षण दिया गया है वो इस टाइम पे दिया गया था 1990 के टाइम पे। तो आरक्षण जो दिया गया, तो उस जो डिपार्टमेंट बनाया गया था कि भाई तेरे को ये OBC छांटने की कौन कौन जाति हैं जो पिछड़ी हुई हैं, इनको हम आरक्षण देंगे। तो उसका जो हेड था वो थे BP मंडल। तो BP मंडल को इसका हेड बनाया गया, इसीलिए इस चीज़ को बोलते हैं मंडल मुद्दा। क्योंकि जब उन्होंने कमीशन बनाया तो उन्होंने जैसे ही इसको लागू करने की बात की थी तो BP मंडल के ऊपर मुद्दा बन गया, यानी कि इस मंडल कमीशन के ऊपर ही मुद्दा बन गया कि OBC को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। देश में दंगे हुए जब इसको लागू किया गया। जैसे ही सरकार ने BP मंडल की सिफारिशों को लागू किया, यानी कि OBC को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, वैसे ही क्या हुआ, देश में हिंसक आंदोलन हुए थे। और फिर भी ये चीज़ लागू हुई और आज आप देखते हो कि OBC को आरक्षण मिला हुआ है सरकारी नौकरियों में। 3 साल तो उम्र की छूट मिलती है और 23% मार्क्स में रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो 23% और 3 साल की छूट की रिजर्वेशन दी गई है। ठीक, तो मंडल मुद्दा आप समझ गए। अब 5वीं बड़ी चीज़, इस टाइम पे आप सबको पता है 1990 के दशक में ही एक चीज़ हुई थी, वो थी अयोध्या विवाद, बाबरी मस्जिद वाली बात। अब तो ये मामला सुलझ गया, आप सबको पता होगा, राम मंदिर बनाया वहाँ पे। तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ा विवाद था, दंगे हुए थे देश में बहुत बड़े लेवल पे। क्योंकि क्या हुआ था, जो बाबरी मस्जिद थी उसको तोड़ दिया गया था, क्योंकि ये कहना था हिंदुओं का कि वहाँ पे श्री राम का मंदिर था पहले, फिर बाबर जो था मुग़लों के टाइम पे, हिस्ट्री में हमने पढ़ा मुग़ल, तो मुग़लों में जो बाबर था उसके टाइम पे क्या हुआ था, ये मंदिर को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी। तो दोबारा से यहाँ मंदिर बनना चाहिए, ये बात उस टाइम उठने लगी थी
ठीक है। और बाला साहब ठाकरे का आपको नाम पता होगा, मूवी भी आई थी अभी, तो बाला साहब ठाकरे की बड़ी भूमिका थी इस चीज़ को उछालने में, और जो राम मंदिर बना है या पूरा जो ये सिचुएशन हुई थी इस चीज़ के पीछे, तो आरएसएस का इसमें बड़ा हाथ था। तो अयोध्या विवाद भी इस टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा रहा था, तो ये भी हम लिखेंगे अपने आंसर में कि जो अयोध्या विवाद है वो भी इस टाइम की राजनीति पर बहुत प्रभाव डालेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि बीजेपी जो है वो इसी टाइम पे ज़्यादा फेमस हुई थी, क्योंकि जो ये बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था या कोई भी चीज़ ये हिंदुत्व से जुड़ी हुई जो भी चीज़ थी, उस टाइम पे बीजेपी जो है वो फेमस हुई थी ज़्यादा। और आज भी आप देखते हो बीजेपी ने आते ही क्या किया है, राम मंदिर के मामले को सुलझा दिया है और वहाँ पे अब राम मंदिर बन गया है, ठीक है। तो ये है, इसी से हमारा अगला पॉइंट बनेगा वो है 6th पॉइंट, उस क्या होगा वो बीजेपी का उदय, यानी कि राइज ऑफ बीजेपी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, बीजेपी का उदय हुआ। तो ये थे हमारे कुछ चेंजेस जो 1989 में हुए। अब बाकी तो सारी चीज़ें डीप में नहीं पढ़नी हमें, मंडल मुद्दा वगैरह, क्योंकि ये चीज़ें कट हैं अब की बार। अब हमें पार्टियों के बारे में पढ़ना है, वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे से, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और आपका जो प्यार है वही है हमारे लिए तो सब कुछ, ठीक है। तो अपने प्यार को बनाए रखें और चैनल को शेयर करते रहें अपने सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।